हेलो रुको तो सही, रुको एक मिनट। आज की रिएक्शन वीडियो में हम देखेंगे कि माउंटेनियर अर्जुन वाजपेयी, जैसे आप देख ही रहे हैं, वो आए हैं रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर और अपना 35 ईयर का, यस 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे डेंजरस सिचुएशन क्या हुई आपकी? दो शेरपा ऊपर से, दो शेरपा नीचे से रस्सी लेकर डाउन कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा हिट होना शुरू हुआ क्योंकि अब अंत इतना पास था और दिख रहा था। आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक अ फ्लैशबैक ऑफ माय स्टॉर्म चल रहा है कि क्या भगवान आप मुझे एक मौका दे दो। आई वांट टू गो बैक टू माय मॉम एंड आई वांट टू हग हर वंस। दे गॉट मी डाउन एंड दे टुक अ पिक्चर ऑफ मी, अनाउंस्ड मी डेड बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर वाज नो ब्रेन एक्टिविटी, देयर वाज नो हार्ट एक्टिविटी। 2012 में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तब। आई लिटरली गॉट बैक अ मोमेंट। मैं अपने आप को ऐसे देख रहा था ऊपर से थोड़ी देर तक, बट फर्स्ट टाइम अपने आप को बिना शीशे के देखना was a little overwhelming. Avalanches happen, avalanche में बहुत गंदा इंजरीज हो जाती है, तो फिर ब्लेंडर की तरह चलता है। फिर बॉडी इकट्ठा करनी पड़ती है, बॉडी टूट जाती है। हाँ पीसेस में फिर मिलती है। उंगलियां काटी है हम लोगों ने बेस कैम्प में, मेरे फ्रेंड्स की, लकड़ी मुंह में दबा के, थोड़ी दारू यहाँ थोड़ी दारू यहाँ। कई बार इतनी ठंड हो जाती है कि he also does not even reach the ground, just evaporates in the sky. इतनी ठंड, it's a phenomena. मैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानना चाहूँगा। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि माउंटेन पर कार्डियक अरेस्ट हुआ। इस साल भी मेरा एक बहुत पुराने फ्रेंड है अन्नपूर्णा पे कार्डियक अरेस्ट की वजह से चले गए। आप कह रहे हो कि माउंटेन पर ऑकल्ट चीजें होती हैं। Why not? Suddenly a person who's never spoken Russian and is from, let's say, Australia suddenly starts to speak Russian. आपको लगता है कि भूत था? Absolutely. जितना ज्यादा घंटे आप यहाँ ऊपर बिताते जाओगे उतने ही कम चांसेस हो गए आपको घर जाने के। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज के शायद से सबसे इंटेंस एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत सारे माउंटेनियर्स, एडवेंचरर्स ने हमारे पॉडकास्ट पर आकर हमसे बात करी है, पर बहुत कम ऐसे गेस्ट होते हैं जो मेरी बोलती बंद करवा देते हैं। आज के पॉडकास्ट में यही हुआ क्योंकि अर्जुन वाजपेयी की स्टोरी उतनी ज़्यादा इंटेंस है। बहुत चिल्ड और बहुत पॉजिटिव इंसान है, बट यू वोंट बिलीव कि इन्होंने अपने खुद के पास्ट में क्या क्या देखा हुआ है। माउंटेनियर्स की बात की जाए तो ये शायद से सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस वाले माउंटेनियर है। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। इन्होंने शायद सबसे भयानक वाला डर देखा। अब ये क्या डर है, इनकी स्टोरीज कैसी है, इनकी जुबानी जानो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने अर्जुन वाजपेयी की पहली वीडियो देखी थी when he was just like a young guy, just teenager, and he was climbing on Everest. Maybe that time he would be 17-18 years old. तब मैंने इनकी वीडियो देखी थी जब ये इंडिया के एवरेस्ट पे चढ़ने वाले यंगेस्ट गाय था। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज में एक माउंटेनियरिंग लेजेंड का स्वागत है, अर्जुन वाजपेयी। थैंक यू सो मच। कैसे हो भाई जी? आई एम गुड। भाई जी क्यों कहते हैं लोग? कुछ नहीं, बस हिमाचल में आई थिंक मोस्टली तो ज्यादा भाई जी चलता है, भाई अच्छा। जी और भाई जी। बट उत्तराखंड में आई थिंक आई हैव नॉट हर्ड इट सो मच। अच्छा। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो लोग उत्तराखंड और हिमाचल में पले बड़े होते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे वहां के लोग माउंटेनियरिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ लॉजिक है कि अगर आपके आसपास माउंटेन्स है तो सोचो कि यार वहां जाकर क्लाइंबिंग करनी चाहिए हमें। Actually, quite contrary. Most people from the mountain communities, let's say, would go to or would take up mountaineering as a profession is for their livelihood. अपने मतलब रोज के काम के लिए, रोजगार के लिए शायद वो लोग एक बारी माउंटेनियरिंग या पर्वतारोहण को चुन लेंगे, बट थोड़ी सी उन लोगों को डिफिकल्टी आती है when they want to look at it as a profession because most of the community living in the mountains look at it as deities or they pray to the mountains. But for them, like they go up to 17,000-18,000 feet अपनी बकरियां और गाय चराते चराते पहुंच जाते हैं। देखो ये लोग तो as they actually sometimes they look as mountaineers, they go like क्या मिल रहा है इन लोगों को, इतने पैसे लगा रहे हैं, अपनी लाइफ जोखिम में डाल रहे हैं, इतनी ठंड में क्यों जाते हैं लोग पहाड़ के टॉप पे। तो लोकल समटाइम्स डू लुक एट अस कि बिल्कुल ही पागल हो रखे हैं। बट मोस्ट ऑफ द पहाड़ी पीपल हु आई हैव सीन टेक अप एंड अडॉप्ट माउंटेनियरिंग हैज डेफिनेटली बीन वन दैट दे हैड अ इनेट टेंडेंसी टू अडैप्ट वेरी वेल टू द माउंटेन्स, कि उनको ढल जाते हैं पहाड़ों में, है ना।
ना, चलने की एक तो आदत बचपन से होती है, हाथ पीछे डाले, सर नीचे करा और एक कदम के आगे दूसरा कदम करते ऊपर चलते गए। तो वो पहाड़ियों में तो सब में आदत होती है। तो एक तो इनेट एक एबिलिटी होती है, एंड प्लस दे बीन लिविंग इन कोल्डर रीजन्स, सो ससेप्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स कोल्डर टेम्परेचर्स इज उनकी डेफिनेटली बेटर होती है। बट आई थिंक व्हेन इट कम्स फ्रॉम स्पोर्ट एस्पेक्ट और समथिंग, देयर वेरी फ्यू पहाड़ीज हु आर एक्चुअली एबल टू एंजॉय द स्पोर्ट एज सच और टेक अप एडवेंचर एक्टिविटीज हो। मोस्ट ऑफ देम जस्ट डू इट कि अच्छा इससे पैसा कमाएंगे और फिर हट जाएंगे। वेरी फ्यू ऑफ देम, बट आई थिंक सी आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल। इट डज नॉट मतलब कुछ मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हो या आपका बैकग्राउंड क्या है। आई एम देखो, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ था, मैं नोएडा में आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई ग्रोइंग up days. There's not a mountain anywhere close by, but I'm still the most experienced 8,000 meter climber which India has ever seen. So I've done about 15 expeditions, 15 expedition हो गए हैं। 16वें के लिए मैं अब अगली साल जाने वाला हूँ। So I think it really does not matter कि अगर आप पहाड़ी कम्युनिटी से हैं या नहीं है, अगर आप में पैशन है, जज्बा है, जिद है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मोस्ट एक्सपीरियंस 8,000 मीटर क्लाइंबर। इनकी हंसी हंसते हैं, बहुत बहुत क्यूट है। मतलब क्या? I think there अभी तक most of the climbers in India would go and climb Everest. Let's say for example, I'm talking pre-2010. They would go climb Everest and then they would still bask under the glory of Everest itself. It was the highest mountain, and people in India also did not look at going to climb. Let's say एक पहाड़ है Mount Everest के just next to Lhotse. 2011 में मैं फर्स्ट इंडियन सिविलियन बना, सेकंड इंडियन टू एवर क्लाइम लोत्से। So people generally know only Everest here in India, and then climbing beyond Everest is something which I think India was not very familiar to. For the longest time, only Indian Army, Navy, Air Force were the ones who were doing expeditions on other 8,000 meter mountains. 14 ऐसी चोटियां हैं पूरे विश्व में जो 8,000 मीटर के ऊपर जाती हैं। सारी ही ये हिमालयन बेल्ट में है। स्टार्टिंग वेस्टर्न साइड में काराकोरम से शुरू होता है, ईस्टर्न मोस्ट बीइंग Kanchenjunga, finishing in Sikkim. So all the 14 8,000 meter peaks are here in this Himalayan belt. And most people generally from at least from India for the longest time सिर्फ Everest attempt करके वापस आ जाते थे, and there was no climbing beyond that. So I think I was the one which started going beyond climbing Everest. I wanted to climb Lhotse, and then और भी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चोटियां थी, मतलब सबको चढ़ेंगे एक दिन। There are only less than 40 लोगों से कम है पूरी दुनिया में जो 14 की 14 चोटियां चढ़ चुके हैं, उसमें अभी भी एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। तो आई वांट टू पुट इंडिया इन दैट लिस्ट ऑफ 14 वो 14 पीक क्लाइंबर्स। इट्स एक्चुअली कॉल्ड द ग्रैंड स्लैम ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उसको पूरा करने का एक सपना है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। कितने हो चुके अब? 7 हो चुके हैं, 7 और बाकी हैं। और 14 एक पाकिस्तान का जो कश्मीर है ना, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है, वहाँ की है माउंटेन, उसको K2 बोलते हैं, लाइक K2। तो वहाँ की एक सिगरेट है, वो भी बहुत मशहूर है, जबकि ये सिगरेट तंबाकू वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए। पर एनीवेज जो K2 है ना, वहाँ पे एक तो ज़्यादा प्रबंध नहीं किए हुए उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, और जो वहाँ पे ओनली दूसरी कंट्री से लोग आते हैं वहाँ पे क्लाइंब करने, लेकिन जो इंडियंस है ना, इंडियंस को वो वीज़ा ही नहीं देते, क्योंकि उनकी शान को धक्का लगता है, उनकी शान नीचे जाती है। क्योंकि अगर इंडियन जाएगा वहाँ पे, अपना इंडिया का झंडा जलाएगा ना पीक ऑफ द K2 माउंटेन, तो उनकी नाक नीची होती है। ये भी वजह है कि वहाँ पे इंडियंस अभी तक नहीं गए हैं। याद रखना, उसका नाम है K2। यस, इससे असल में 5 जो है वो पीओके रीजन में पड़ते हैं। तो नो इंडियन हैज एवर बीन एबल टू, उसको अभी तक कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया है, बट हाँ कुछ सालों में जरूर शायद we'll inch towards it and try and climb the 5 in POK as well. इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को क्लाइंबिंग क्यों करवाई जाती है? Okay. मतलब आई एम श्योर उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट डेफिनेटली है, बट इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत एक्टिवली क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को, क्यों? सो इट इज ऑल्सो, देखिए अगर जब आप 8,000 मीटर की चोटियों को देखते हैं तो इट हैज ऑलवेज बीन सीन ऑल्सो एज अ प्लेग्राउंड और एज अ स्टेज टू डिस्प्ले योर फाइनेस्ट, योर फिटेस्ट। इट्स लाइक अ लैब, एक मतलब आप इसको माने टेस्टिंग लैब की तरह है 8,000 मीटर पिक्स। द कंडीशंस आर सो एक्सट्रीम ओवर देयर। इन द डे टाइम द टेम्परेचर्स जा सकते हैं +50 +55 एक टेंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। नाइट टाइम को -60 -70, विंड चिल के बाद -80 भी चला जाता है कई बार टेम्परेचर। +50 से लेकर -80, दैट्स द वेरिएशन एक दिन के अंदर आ सकता है। सो
ऑक्सीजन लेवल होता है ऑलमोस्ट 1/3 जितना हम यहाँ सांस ले रहे हैं। अगर एकदम से मैं अभी ऑक्सीजन कट कर देता हूँ, 1/3 आपको देना शुरू कर देता हूँ, तो there's पानी is seeping between your brain and your skull. There's water seeping between your chest cavity and your lungs. Your brain cells are dying and your stomach muscles are contracting. Basically, you're not supposed to be surviving over there. So why every nation takes a pride in sending their armed forces over there? Because they want to show and put out a statement over there that we have the finest of the finest, tested by nature's most toughest of the toughest. And when we look at these 14 8,000 meter mountains, इन 14 चोटियों को जब हम देखते हैं तो literally इनको मतलब it will be just to say कि these are the largest rising features over planet Earth. मतलब इससे बड़ी चीज आपने कभी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर राइज करती हुई देखी नहीं होगी। अगर लोगों को लगता है बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है तो उसका into 8 times तो सिर्फ एवरेस्ट है, एंड कुछ ऑफ द माउंटेन्स तो और भी चौड़े चौड़े, लाइक कंचनजंगा इफ यू सी, इट्स अ मैसिव रेंज ऑफ पीक्स, यू नो। तो पूरा जो पहाड़ है इट इज gigantic. मतलब your definition of the word big, broad, है ना, wide changes suddenly once you look at these mammoths standing tall in front of you. So I think that is probably the reason why most of the armed forces, not only from India but across the world, try and put their best of the best soldiers up there with their flags, because it's the stage of a world stature, right? It's equal for everybody. Nature does not know how to discriminate. फिजिकल फिटनेस का पीक वहाँ टेस्ट किया जाता टेस्टिंग लैब है एक तरीके से, बिल्कुल। 8,000 मीटर पीक मतलब एक बहुत अच्छी टेस्टिंग लैब, चाहे आपको टेक टेस्ट करना है, चाहे आपको इंसान टेस्ट करना है, चाहे आपको माइंडसेट टेस्ट करना है, चाहे आपको कोई थॉट प्रोसेस टेस्ट करना है, एवरीथिंग गेट्स टेस्टेड ओवर देयर। आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा चैलेंज कब और कहाँ हुआ है? बहुत बारी होता रहता है। हर बारी एक 8,000 मीटर पीक अगर आप देखें तो इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट माउंटेन, 8,000 मीटर पीक ही ना हो, एवरी माउंटेन नो कैन गेट वेरी ट्रिकी। कई बारी समझ भी नहीं आता, आप हर बारी सेम पहाड़ को अटेम्प्ट करने आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक चोटी थी मकालू करके, उसको मैंने पहली बारी ट्राई करा 2013 में, मैं फाइनली उसको सबमिट कर पाया 2016 में। और हर साल एक अटेम्प्ट होता था, हर साल हम लोग कभी 80 मीटर, कभी 120 मीटर, कभी 150 मीटर, इतने पास से समिट से लौटते थे। कभी कोई टीम मेंबर मर जाता था, कभी रोप्स कम पड़ जाती। एवरी ईयर हम लोग कुछ नया प्रिपेयर करके आते थे। एवरी ईयर हम लोग लास्ट ईयर के पॉइंट्स लेके आते थे। एवरी ईयर माउंटेन के पास हमारे लिए नए सेट ऑफ चैलेंज होते थे थ्रो करने के लिए। सो माउंटेन ऑल्सो कीप्स चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। देयर आर सो मेनी 0 पॉइंट फेलियर्स, इतने सारे 0 पॉइंट फेलियर होते हैं विच हैज टू वर्क आउट, एंड इफ इट डज नॉट वर्क आउट योर एंटायर एक्सपीडिशन विल कोलैप्स। 0 पॉइंट फेलियर मतलब? 0 पॉइंट फेलियर मतलब सर्टेन सेट ऑफ टास्क which need to happen. If that does not happen, you cannot improvise, your expedition is done. So for example, जैसे we had to put generally this term is utilized by most of your space agencies when they're sending out missions to moon or the Mars. So putting a man on top of an 8,000 meter mountain is no less than going into extreme environments just like the space. So margin of error is very low. Unlike any other sport, that's why mountaineering को, पर्वतारोहण को हम लोग स्पोर्ट का एक दर्जा नहीं देते, हम उसको लाइफस्टाइल ही बुलाते हैं। अगर आप देखें दूसरे स्पोर्ट्स में एक सर्टेन टाइम कॉनोटेशन होता है ना, एंड यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। हियर there is no other human being. Yep. There's a nature. only a few human beings और सामने पहाड़. So you have to come together as humans when you feel vulnerable, and then you put your best foot forward, right? As you a have team. to come together as a team, because only then you might be able to come back with the same number of people who you left with, right? And mountaineering अगर आप देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इंडियन सरकार ने भी सारे स्पोर्ट्स के लिए अर्जुना अवार्ड होता है, माउंटेनियरिंग के लिए एक स्पेशल अवार्ड होता है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड, जो लैंड, एयर एंड वाटर कैटेगरी के लिए दिया जाता है. So it's a completely different award from all other awards. So because it is not a competitive sport. Now finally out of mountaineering there's a branch which has come out called sport climbing, which has become an Olympic sport, and we have some very good young boys and girls who might give us a medal in 2028 Olympics. मतलब रॉक क्लाइंबिंग की तरह होता है. Yes, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, मतलब कि आपने वो वॉल्स देखी हैं बनी हुई जिसपे होल्ड्स लगे होते हैं, तो उसमें 3 कैटेगरी होती हैं, एक लीड वॉल होती है, एक स्पीड वॉल होती है और एक बोल्टिंग सेक्शन होता है. यू हैव टू मास्टर ऑल 3 टू विन अ ओलंपिक गोल्ड मेडल इन क्लाइंबिंग. ओके. आपने अटेम्प्ट किया? अभी तो थोड़ा मुझे असल में जब तक ये स्पोर्ट ओलंपिक में है मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया, बट आई स्टिल रेगुलरली डू इट फॉर क्लाइंबिंग एंड प्रैक्टिसिंग. आई स्टिल रेगुलरली गो. इंडिया का लार्जेस्ट जो क्लाइंबिंग जिम है अब नोएडा में ही खुल गया है, एंड बहुत बड़ी कम्युनिटी बन रही है. देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल लेवल बोर्डरिंग जिम्स व्हिच आर कमिंग इन दिल्ली एनसीआर रीजन. तो इस वजह से स्पोर्ट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर. आई गो, बट आई थिंक अभी मैं थोड़ा सा
बूढ़ा हो गया हूँ, देयर आर लाइक 13-14 ईयर ओल्ड बॉयज एंड गर्ल्स जो मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा हाई लेवल पे क्लाइंब कर लेते हैं, एंड द बॉडी टाइप नाउ माय बॉडी इज अडेप्टेड टुवर्ड्स गोइंग फॉर एन 8000 मीटर पीक देन स्पोर्ट क्लाइंबिंग. दे आर टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स. क्या होता है, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा सा वेट लॉस हो जाता है एक्चुअल माउंटेनियरिंग करने के लिए, ओके, करेक्ट? नो, नहीं, वेट गेन करना पड़ता है. जी बिल्कुल. So, muscle mass. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्यों है वेट गेन करना, क्योंकि वहां जाके आपको रोज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड गेन करते जाते हो, यू हैव अ लैक ऑफ एपेटाइट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो लैक ऑफ एपेटाइट में ज्यादा से ज्यादा आप दिन में फोर्स करके भी अपने को 2-2,500 कैलोरी दे पाओगे. अब 6,000-7,000 मीटर्स यू आर बर्निंग, मतलब रोज के रोज आप कम से कम 7-8 घंटे का भी अगर आप एक क्लाइंबिंग का दिन निकालते हो तो यू आर बर्निंग 9,000-10,000 कैलोरीज इन अ सिंगल डे. तो एक दिन के बाद ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी में फैट रिजर्व्स तो बचते नहीं, फिर आपकी बॉडी मसल तोड़ना शुरू कर देती है प्रोटीन के लिए, उसको एनर्जी चाहिए, खाना जा नहीं रहा और आप क्लाइंब कर रहे हो. तो दैट इज वाई गेनिंग वेट बिफोर एन एक्सपीडिशन इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, एंड देन इंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर माउंटेनियरिंग. बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैच खेल के खत्म हो गया, यहाँ पे 60 दिन के लिए आपको परफॉर्म करना है, 60 दिन के लिए आपको फिट रहना है, 60 दिन के लिए आपको कुछ भी नहीं खराब हो सकता जब तक आप पूरा पहाड़ चढ़ के नीचे नहीं आ जाते. स्पोर्ट क्लाइंबिंग इज अ लिमिटेड टाइम स्पोर्ट, सो यू हैव टू गो, गिव योर एक्शन, finish the challenges, finish the puzzle, और फिर वहां से वापस आया. So it is quick. You have to be light, fast and agile. Here you have to be heavy. You have to have वो सब अंदर चर्बी होनी चाहिए. चर्बी होनी चाहिए थोड़ी सी, हाँ चर्बी चाहिए अंदर थोड़ी सी, क्योंकि अगर 2-3 दिन ढंग से खाना नहीं मिले तो भी इंसान को सीधा डिसीजन मेकिंग करनी आनी चाहिए. आप जब क्लाइंब के लिए जा रहे हो तो आप घी लेके जाते हो? बहुत सारा, मतलब घी ऐसे घी बुलाते हैं नेपाली में सारे ये शेरपा लोग, उनके यहाँ पे भी कल्चर में बहुत चलता है. तो घी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट घी तो देखो कैसे कैसे काम चलेगा हम लोगों का. लॉजिक यही है कि हाई कैलोरी खाना चाहिए. Yes, lots of high calorie and lots of hydration, because even while we talk at a certain altitude, जितनी हम बातें भी करते हैं उसमें भी we are losing about 1 liter an hour by talking in that altitude, because 1 liter आप एक an स्पंज hour. की तरह आप समझो at that altitude the atmospheric pressure going so low, सब कुछ इतना लो हो जाता है कि आपके अंदर का प्रेशर बहुत हाई है, तो water is literally trying to escape your body. So it's trying to escape your body and you're acting like a sponge, so you're losing water by the second. Every time you speak, you breathe. तभी आपने माउंटेनियर्स को ऑफन देखा होगा जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में समिट करने जाते हैं तो यहाँ पे पूरी आइस जमी होती है, because we're always looking down and walking and the moisture from our breath is also getting frozen over here, My God. right? So it's that cold. Okay. पानी कैसे पीते हो, मतलब बर्फ पिघला के? हाँ, तो only source of water beyond base camp is obviously melting blue ice. स्नो से तो इतना पानी बनता नहीं, बिकॉज स्नो में इतना वाटर का वॉल्यूम होता नहीं, इट्स मोस्टली पफ्ड, देयर इज मोर एयर ब्लॉक्स इन द मिडल, सो हैव टू लुक फॉर आइस एंड देन वी हैव टू मेल्ट वाटर. वी यूज ब्यूटेन स्टोव्स क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो ऊपर चलता नहीं है. ब्यूटेन इज बट अ डबल एजेड स्वॉर्ड, इट इज ऑल्सो हाईली पॉइजनस. तो टेंट में बैठ जाती है, अगर हवा चली और बुझ गया तो वी लॉस्ट मेनी पीपल इवन ऑन द माउंटेन विच कैन प्रोवाइड यू विथ लाइफ. ब्यूटेन सिलेंडर कैन बी मतलब आपको बूंद की तरह कई बार अगर कहीं छुपा हुआ पुराने एक्सपीडिशन का मिल गया और आप एकदम प्यासे, आपकी टीम प्यासी, एक समिट रिटर्न से वापस आई है, एक सिलेंडर मिल गया, पूरी टीम का पानी पिघला सकते हैं आप उसमें, है ना. बट एक सिलेंडर मिल गया और तेज हवा चल गई और जलते जलते बुझ गया, तो आई हैव लॉस्ट जैसे 2 members ऑल्सो ऑन अ माउंटेन बाय ब्यूटेन पॉइजनिंग. मतलब मैं समझा नहीं, ब्यूटेन पॉइजनस होती है, जहरीली होती है? हम टेंट के अंदर उसको बनाते हैं क्योंकि हवा चल रही होती है बाहर, तो जहां जहां जैसे पहुंचे, तो आज जैसे मैंने कैंप 1 से कैंप 2 जाना है, तो मैं कैंप 1 से निकला क्लाइंब करता हुआ, सामान वामान लेके सब कुछ. कैंप 2 मैंने स्टैब्लिश करा, टेंट लगाया, वहां जाके अब शेल्टर सीख कर लिया क्योंकि वहां तो कुछ है नहीं, इट इज जस्ट वास्टनेस ऑफ द माउंटेन. नाउ वी बिल्ड अ फ्लैट ग्राउंड, टेंट लगा के अंदर बैठ गए. अब तुरंत फर्स्ट क्रिया शुरू हो जाती है पानी पिघलाना, क्योंकि यू हैव टू हाइड्रेट पूरे दिन के अब जो हुआ, बिकॉज एज सून एज यू स्टार्ट रेस्टिंग यू आर सो पार्च, इतना आप डिहाइड्रेट हो चुके होते कि ऐसे उंगलियां, हाथ, नेक वेक सब कर्ल अप होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द क्रैम्प्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम इनसाइड. सो यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट, फटाफट वाटर बॉईल करना शुरू करना पड़ता है. वाटर भी जल्दी बॉईल कर जाता है वहां पे बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड. तो वाटर बॉईल करते करते कई बार इतनी हवा चल रही होती है, बिकॉज ऑल सच ए डायनामिक एनवायरनमेंट, कि कई बारी वो अगर आपने ध्यान नहीं रखा स्टोव पे तो बुझ जाता है ना. इतना सा तो स्टोव होता है वो सब, तो हवा अब वो बुझ गया और आपने फिर से नहीं जलाया तो गैस फैलती जाती है. मतलब जैसे घर पे गैस लीक हो सकती है, उसी तरह माउंटेन पे गैस लीक बिल्कुल लीक हो जाती है. और हमारा तो वहाँ घर भी इतना सही होता है, छोटा सा डोम टेंट, तो उसके अंदर फटाफट होता है, एंड 1 or 2 गुड ब्रेथ, 1-2 सांस पूरी आप भर लो तो उतने में यू डाई. 1 or 2 ब्रेथ में? यस.
अनफॉर्चुनेटली ऑन मकालू 2016 हम लोगों ने जिस साल सबमिट करा फाइनली, आई थिंक वही आखिरी परीक्षा थी जो मकालू हमारी लिया था इन माई 4th अटेम्प्ट, चौथी बारी फाइनली। मैं ऑलमोस्ट 19 साल का था जब शुरू करा था पहाड़ चढ़ना, 23 साल पे फाइनली सबमिट हुआ एंड उसमें 2 जने मर गए थे एंड दैट वाज द फाइनल कॉल। उससे पिछले वाले साल में भी एक हमारी टीम में मरा था, तो वी थॉट कि अच्छा चलो शायद पहाड़ नहीं चाहता कि हम ऊपर आए, बट फिर अगले साल आई थिंक वही आखिरी एक परीक्षा थी हमारी कि हाउ badly did we want the summit. फरहान लतोरे था एक हमारे साथ क्लाइंबर कातलोनिया से, he became the first Catalonian man to climb all 14. उसने, उसका 5वीं बारी था, मेरा 4थी बारी था। हमने बोला इस बार तो आ रही आप पार, हम भी झुक जाएंगे या तो इसी पहाड़ में है ना, या तो सबमिट करेंगे। और फाइनली आई थिंक दैट वाज द लास्ट टेस्ट व्हिच मकालू हैड इन प्लेस फॉर अस एंड वी सबमिटेड दैट ईयर। जब ऐसे कुछ हो जाता है, ऐसा हादसा होता है, आपका भी दिमाग एग्जैक्टली स्टेबल नहीं है, क्योंकि माउंटेन के उस ऑल्टीट्यूड पर आपका खुद का दिमाग भी आपके साथ खेल खेलने लगता है। उसके साथ आप ये डेथ देख रहे हो अपने टीममेट की, तो कैसे प्रोसेस करते हो इतना सब कुछ? ये सब चीजें ना जैसे यहाँ बैठ के आती हैं दिमाग में, व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन नो ऑन द माउंटेन, तो बड़ा यू गो इनटू सर्वाइवल मोड। ऑल ऑफ दीज थिंग्स साउंड वेरी फैंसी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हियर, बट जब ऊपर पहाड़ पे आपके बगल वाले टेंट में आप जिस इंसान को पिछले 13 सालों से जानते हो वो मरा हुआ है ना, बहुत सीनियर क्लाइंबर है, अब इज लाइक अ मेंटर टू यू, एंड वो चला जाता है ओवरनाइट, पता भी नहीं लगता, देन यू ट्राई to recover him, release him, but नहीं होता, and it is difficult, but you are in a survival mode. You know that by the hour, the more number of hours you spend, जितना ज्यादा घंटे आप यहाँ ऊपर बिताते जाओगे उतने ही कम चांसेस होंगे आपको घर जाने के लिए। और 2 दोस्त है आपका, बट सब कुछ है, यू नो माउंटेनियरिंग समटाइम्स आपको थोड़ा सा अपने एथिक्स, जो भी हम लोग यहाँ बैठे बैठे कई बार सोचते हैं ना, आई एम अ वेरी गुड मैन, आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन, आई एम वेरी, यू नो वट एवर आर एथिक्स आर, a mountain will push you against it, will test you against it. It will try and see कि how far can you hold your goodness inside you. Like कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आपके पास आखिरी दोस्त से पानी बचा हुआ है, बट आप किसी और की मदद तो तभी कर पाओगे ना जब आप पहले अपनी मदद करोगे। तो फिर एक बिस्किट बचा होता है, वो भी छुप छुप के खाते हैं एक टेंट में, क्योंकि और राशन अब है नहीं, अगले दिन तक सुबह तक टाइम निकालना है। तो कई बार ऐसे सर्वाइवल सिचुएशंस में द माउंटेन डज टेस्ट यू, एंड स्पेशली व्हेन वी लूज टीम मेंबर्स ऑन द माउंटेन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन, बट पहाड़ों में ये भी बड़ा अच्छा होता है कि जिस दिन आपका दिन नहीं है उस दिन आपका दिन नहीं है ना, जिस दिन आपका दिन है फिर उस दिन तो फिर खुदा भी नहीं बचा सकता आपको। सबसे डेंजरस सिचुएशन क्या हुई आपके साथ? होती रहती है, मतलब बड़ी वो बड़ी वो होती है, सिचुएशनल होती है। मतलब आई हैव बीन पैरालाइज्ड वंस, एक बारी पैरालाइज हो गया था कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी से एट 22,000 फीट इन तिब्बत। वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते, कोई रेस्क्यू नहीं होता, कुछ लॉन्ग लाइन नहीं होता। मेरे साथ मेरे 2 शेरपास थे, दे हैड टू सेव देमसेल्व्स एंड गो डाउन एंड कम बैक टू वेट फॉर गुड वेदर, बिकॉज उनके तब तक हाथ पैर चल रहे थे, और जहाँ से कैंप 2 से जहाँ से उन्होंने मुझे नीचे लेके आना था, इट वॉज वेरी ऑडिशियस अटेम्प्ट। ऑलरेडी 2012 में 18 साल का था, और मैंने तब ये सोचा था कि हम 2 8,000 मीटर पीक्स चढ़ेंगे एक सीजन में, बट थोड़ा सा ज्यादा डेड टू ड्रीम बिग थोड़ा ज्यादा हो गया था। कि आपकी बॉडी पर लोड। हाँ, we went in a very jet streams were showing in the weather reports, jet streams were there, हर जगह थी। jet streams बहुत high altitude में heavy winds होती हैं, which can go up to 150-200 kilometers per hour, weather changing winds होती हैं, 10,000 मीटर पे चलती है altitude पे, ट्यूबुलर फॉर्म में जाती हैं, तो डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्रिएट करती है। डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्यों? डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्यों क्या होता है? क्या डाउनवर्ड ड्राफ्ट में नीचे की तरफ प्रेशर बनाती हैं। जब ऐसे ट्यूब में कोई चीज बहुत तेजी से ट्रैवल करेगी तो डाउनवर्ड प्रेशर बनाती है, तो हम लोगों को फील होती है हैवी विंड्स ऑन द माउंटेन, बिकॉज वी आर एट 8,000 मीटर्स, हवा चल रही होती है 10,000 मीटर्स पे। आपकी बॉडी को क्या फील होता है? बॉडी पूरी जम रही होती है, ठंड, कुछ दिखाई नहीं देता, वाइट आउट हो रहा होता है, इट्स कोल्ड, यू कैन बी फ्लोन ऑफ द माउंटेन, काइट की पतंग की तरह उड़ते हुए जाओगे 150 किलोमीटर की स्पीड में, चाहे कोई एंकर लगाया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, तो यू कैन नॉट बी अप देयर। बट वी गॉट स्टक, वी वर इन स्प्रिंग सीजन। ऐसा एक पहाड़ जो ऑटम सीजन में चढ़ाता है उसको स्प्रिंग सीजन में चढ़ रहा था मैं, थोड़ा सा ज्यादा ऑडेशियस हो गया था, उससे पहले कभी फेलियर चखा नहीं था। एवरेस्ट पहली बारी में चढ़ने की कोशिश करी 2010 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में चढ़ गया। लोथ से अटेम्प्ट करा अगले साल, 364 डेज बिफोर आई कंप्लीटेड माई एवरेस्ट एनिवर्सरी, 17 साल की उम्र में लोथ से चढ़ गया। सेम ईयर फिर मैंने सोचा कि नहीं मनासलू बनते हैं, आई बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब मनासलू इन द सेम ईयर 2011 ऑटम सीजन। तो फेलियर ना कभी पहाड़ पे देखा नहीं था।
सोचा, ड्रीम करा, गया, अटेम्प्ट करा, हो गया. सडनली द माउंटेन्स हैड देयर ओन वे ऑफ, आई थिंक ना, थोड़ा सा हम्बलिंग मी डाउन. सो तो दे किल्ड मी. मैं हमेशा बोलता हूँ जान ली, बट इतना छोड़ दिया कि वापस आ सकूं. तो वहां जाके थोड़ी सी हालत ज्यादा खराब हो गई थी. देन माय शेरपाज केम बैक. ये कहानी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दे और डिटेल में बताइए पहले कि आप पैरालाइज हुए कैसे. तो हम लोग को 3 दिन हो गए थे. रास्ता, हवा खुल नहीं रहा, वेदर क्लियर नहीं हो रहा था. हम लोग चोयू करके एक पीक है, विश्व की 6वीं सबसे ऊंची चोटी है. आउट ऑफ द 14 8000ers सबसे इजी मानी जाती है. एक्चुअली इट्स इजियर वन. सो ऑन उसके में जनरली ये पहाड़ चढ़ा जाता है ऑटम सीजन में, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे. अब मैं सितंबर अक्टूबर में 2011 में ये तो चढ़ लिया था. इतना एक्सपीरियंस था नहीं, इतना अनुभव था नहीं कि मैं और एक्सपीरियंस मकालू और अन्नपूर्णा और ऐसी चोटियों पे जा सकूं. सारे सीनियर माउंटेनर्स ने मुझे गाइड करा कि थोड़े इजी माउंटेन पे ऑफ सीजन में जाके देखो, यू विल बी एबल टू टेस्ट योर लिमिट्स. तो मैं गया. मैंने बोला नहीं, एक पहाड़ नहीं रहे. टिबेट का परमिशन उस टाइम पे थोड़ी सी डिफिकल्ट होते थे. तो मतलब टिबेट जा ही रहा हूँ. तो दैट टू 8000 meter peaks in Tibet, शिशापंगमा एंड चोयू. तो चोयू वाज माय फर्स्ट वन. वैसे सब दोनों पहाड़ के भर के सब सेट रखा था, बट जल्दी थी अंदर से कि शिशापंगमा जाना है. तो पुश करा यहाँ पे. वेदर रिपोर्ट आ रही थी, हाँ 40 किलोमीटर की स्पीड है विंड्स की, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे. टू मच इन माई हेड, टू मच ओवर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज अभी तक फेलियर देखा नहीं था पहाड़ों में. पहले दिन पहुंचे, बैड विंड, कैसे ना कैसे करके टेंट एस्टैब्लिश करा. दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन तक हमारा ब्यूटेन सब खत्म होना शुरू हो गया. तो अब पानी नहीं बन पाएगा. और आप उसी जगह पर अटके हुए थे टेंट के अंदर. 3 जने हम लोग, मी एंड माई 2 more शेरपास विद अस. दिन भर क्या करते हो? कुछ नहीं, शवलिंग द स्नो, क्योंकि स्नो स्टॉर्म चल रहा था. तो अगर 2-3 हम लोग शिफ्ट में सोना पड़ता था. रात को भी सब लोग सो नहीं सकते थे. अगर सो जाएंगे सब लोग 3-6 घंटे से ज्यादा, तो पूरा टेंट स्नो के अंदर कोलैप्स कर जाएगा. तो उठ के बार बार बाहर आके स्नो शवल करनी है. जो रिसोर्सेज बाहर रखे, इतना सही होता है ना टेंट, हार्डली इस कारपेट का भी हाफ एरिया होगा. तो उसमें 3 जने लेटे हुए अंदर, हार्डली एनी बैरी मूवमेंट, रेस्टिंग, रिकूपरेटिंग, वेटिंग फॉर गुड वेदर. वॉकी टॉकी की बैटरी सेव कर रहे हैं. सारी बैटरीज बार बार निकाल के स्लीपिंग बैग में डालना, फिर निकाल के बाहर करना. सब कुछ को वर्किंग भी रखना है, क्योंकि मर गया तो खत्म हो सकता है. तो ऐसे करके करते करते जब 4th डे हुआ शुरू, तब वी आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज. एंड आई वेक अप विद अ ड्रूल. थोड़ा सा ऐसे सुबह उठते ना तो गहरी नींद लग जाती है, तो आई ड्रूल अ लिटिल बिट. मैंने बोला अच्छा थोड़ा सा ऐसे होगा. तो मेरा हाथ नहीं, मेरा करना, मैं ना वो लगता है लेफ्ट साइड पे सो जाते हैं ना जब हाथ पे, तो हाथ नहीं काम करता. तो मैंने ऐसा हल्का सा अपना पुश करा, मैं सीधा हुआ अपने स्लीपिंग बैग के अंदर. कुछ तो गड़बड़ है. फिर मैंने एक तरफ से हमने एल्बो मारी राइट हैंड साइड से अपने शेरपा दाई को. उनको बोला दाई उठो, कुछ तो गड़बड़ है. उनने मेरा चेहरा देखा, उन्होंने देखते ही बता दिया कि कुछ तो खराब हो गया है अब. तो फ्रॉम द कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी इन माय स्लीप क्या हो गया था, देयर वर बिकॉज ऑफ सो मच टाइम इन हाई ऑल्टीट्यूड व्हिच वाज नॉट प्लान्ड, ऑक्सीजन हम ले नहीं रहे थे. तो ब्लड क्लॉट्स बन गए थे. आई हैड 11 क्लॉट्स. आई वाज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस. ब्रेन में? हाँ जी, अभी भी है 11 क्लॉट. एंड रेटिना में हैमरेजेस हो गए थे, 3 इन माय लेफ्ट एंड 2 इन माय राइट. तो माय विजन वाज गोइंग वेरी बैड. बहुत ज्यादा पानी सीप इन कर गया था बिटवीन माय ब्रेन एंड माय स्कल. तो प्रेशर बन गया था मेरे ब्रेन पे बहुत ज्यादा. एडिमा बोलते हैं, सेरेब्रल एडिमा एक तरीके का. पानी भर जाता है. हाँ, which resulted into ये cerebral thrombosis की कंडीशन, जहाँ क्लॉटिंग हो रही थी बिकॉज ऑफ ब्लड गेटिंग थिक ना हो. ये 18 साल की उम्र में हुआ जी. तो फिर वहां पे फिर लेटे हुआ था. फिर वी हैड टू टेक द कॉल, क्योंकि इससे पहले वाले एक्सपीडिशंस में मैं दूसरी तरफ तो रह चुका था, जहाँ पे हम लोगों को छोड़ के पीछे जाना पड़ता था कई बार टू सेव द नंबर ऑफ पीपल हु वर ओके. माउंटेनियरिंग में कई बार डिफिकल्ट कॉल्स लेनी पड़ती हैं पर्वतारोहण में, क्योंकि नाउ पीपल आर, कई बार लोग बिना ऑक्सीजन के अटेम्प्ट करते हैं, बिना शेरपा के अटेम्प्ट करते हैं. नाउ यू हैव टू फर्स्ट सेव योरसेल्फ टू बी एबल टू हेल्प समबडी एल्स. सेम बेसिक ग्राउंड रूल. सो ये था पार्ट 1. यहीं पे ख़त्म करते हैं. थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ. मैंने कुछ जो एक्सपीरियंस किया, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ. तो क्या हुआ, हम जा रहे थे फ्रोज़न लेक के ऊपर. ट्रक ड्राइव करना था, नॉर्थ की तरफ जाना था विनिपेग से. विनिपेग है मैनिटोबा स्टेट में. मैं था, मेरा को ड्राइवर था, अभी वो जस्ट लर्नर था. तो हम लोड लेकर जा रहे थे नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ में ज़्यादा सर्दी होती है और
रोड वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ लेक होती है, वो बहुत बड़ी, आपको पता है कनाडा में बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं। तो पूरी लेक जब फ्रीज हो जाती है, तो जो लेक है वो फ्रीज हो जाती है, तो उसके ऊपर वो रोड बना देते हैं थोड़ा, आ, आ, वो जो आइस है उसको थोड़ा लेवल में लाकर, तो उसके ऊपर कोई लाइट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको पता है आपको कौन सी साइड पे रहना है और दूसरे को कौन सी साइड पर उधर से आना है। तो क्या हुआ, -55 के नीचे था टेम्परेचर। तो अभी नए ट्रक आ गए, तो आपको शायद पता, क्योंकि इंडिया में भी वो आ गया है DPF सिस्टम, आप शायद इंडिया में उसको यूरिया बोलते हैं। तो डीजल तो फ्रीज होता नहीं जब तक ट्रक स्टार्ट है ना, इंजन डीजल नहीं, क्योंकि इंजन में जो डीजल जाता है ना वो डबल जाता है, आधा लग जाता है इंजन में बर्न होता है, तो आधा वापस बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर का डीजल गर्म होके वापस दोनों टैंकों में गिरता है। कम से कम 500 लीटर का टैंक होता है, तो वो दोनों टैंक में गिरता है, तो इसलिए वो फ्रीज नहीं होता जब तक इंजन स्टार्ट है। तो हम वहाँ जा रहे थे, तो जो यूरिया है, जो डेफ है, DEF है, उसमें कोई गर्म DEF वापस नहीं जाता, तो वो तो फ्रीज हो जाता है -15-20 के ऊपर वो फ्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे था वेंचल के साथ 55, -55, सो DPF सिस्टम हो गया फ्रीज। तो धीरे धीरे ट्रक सिग्नल, वो लाइट आने लगी, स्टॉप स्टॉप द इंजन, स्टॉप द ट्रक, दिस एंड दैट। तो ट्रक स्टॉप किया एक जगह पर। जो फ्रीजिंग लेक होती है ना, जहाँ पे ड्राइव करते हैं, वहाँ से आप गुजरते रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप एक जगह पर रुक जाते हो तो प्रॉब्लम है। आप एक जगह पर इतना 40 टन वेट लाद कर रुके हुए हो आइस के ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है अगर जल्दी से जल्दी आपने ट्रक मूव नहीं करा। ट्रक हो गया बंद, तो ठंड होने लगी, हीट तो तभी चलेगी ना ट्रक स्टार्ट होगा। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास स्टोव तो है ही, प्रोपेन के गैस सिलेंडर है छोटे छोटे, जैसे अर्जुन वाजपेयी ने बताया। तो मैंने वो चलाने की ट्राई करी कि कुछ तो हीट हो ट्रक में। तो इतनी सर्दी में जो आग है वो खुद ब खुद बुझ जाती है। थोड़ी देर चलाओ फिर बंद, थोड़ी देर चलाओ फिर बंद। तो हमने 3-3 जैकेट डाली, उसके ऊपर से ब्लैंकेट, फिर भी सर्दी लग रही है। तो फ़ोन की रेंज वहाँ पर है नहीं, नज़दीक कोई टावर नहीं, बीच में खड़े हैं। अब क्या हो, जब तक टो ट्रक नहीं आता, मैकेनिक नहीं आता, मैकेनिक वहाँ जाएगा नहीं, काम कैसे करेगा। आप 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आप बाहर नहीं खड़े हो सकते। तो टो ट्रक की वेट थी। और वहाँ का एक रूल है कि डूबते हुए को कोई बचाने नहीं आता, ये रूल है। रूल इसलिए है क्योंकि अगर जो डूब रहा है नीचे, जो जाने लगा है, आइस ब्रेक होने लग गई, और दूसरे टो ट्रक ने आकर आपको चेन वेन डालकर बचाने की ट्राई करी, तो एकदम से ट्रक नीचे गया तो उसका टो ट्रक भी साथ में ही जाएगा। यहाँ पे एक आदमी मरेगा, वहाँ पे 2-3 आदमी मर जाएंगे, इसलिए डूबते हुए को बचाने नहीं आता। तो हमको वहाँ पर हो गए 3 घंटे रुके हुए को। हमारा बुरा हाल, हमारे हाथ उंगलियां सारा कुछ फ्रीज हो रहा है, फेस कुछ फीलिंग ना आए, हमारे होंठ वगैरह सब नीले होने पड़ने लग गए। तो जब ट्रक पे थी सैटेलाइट लगी हुई, तो कंपनी ने देखा कि इतनी देर से इतने बुरी कंडीशन में ये क्यों खड़े हैं, होना हो तो ट्रक खराब होगा। तो लकली उन्होंने अपने दिमाग से सोचा और वहाँ पे टो ट्रक भेज दिया, तो जाकर हम बचे। तो इतने कम टेम्परेचर में, इतनी सर्दी में, -50-55 टेम्परेचर में सरवाइव करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये तो फिर हाइट पे है, हम तो हाइट पे भी नहीं थे। इतनी सर्दी में वैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाती है, आप एक स्पंज बॉब बन जाते हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। 3-4 एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आना, जल्दी ही मेरा ख्याल मैं कल नेक्स्ट पार्ट ज़रूर अपलोड करूँगा। आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट में बताना और कौन सी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करें। तो ठीक है, मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और कमेंट करना, शेयर भी करते रहना भाई। सपोर्ट चाहिए, न्यू यूट्यूबर हूँ और आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।